हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, ये बुक जो है शशि शरण और उसके टीम के द्वारा बनाया गया बहुत ही बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी 360 एनसीईआरटी जो है 366 से लेकर के 12th क्लास तक का जो है जीव विज्ञान हम लोग करने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन करेंगे, जो एनसीईआरटी का हूबहू जो लाइन बाय लाइन इसमें डाला गया है। ठीक है, पेज बाय पेज इसमें दिया गया है। देखिए, एनसीईआरटी शशि शरण का जो बुक है वो आया, बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। छठा से लेकर के कहाँ तक का दिया गया है, ये 12th तक का सिलेबस दिया गया। ठीक है, छठा से लेकर के छठा क्लास 6 में क्या दिया गया, भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह, ये सब दिया गया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसमें ही दिया गया है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन सबसे पहले हम लोग क्लास 6 से शुरू करेंगे। क्लास 6 से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन टारगेट रखेंगे जो एक एक चैप्टर प्रत्येक दिन करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इसी तरह का डेली आप लोगों को के लिए यानी एक एक चैप्टर का जो है डेली आप लोगों के पास आएगा, यानी वीडियो आएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी इससे बहुत हेल्प हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला है साइंस का क्लास जो है क्लास 6 का हम लोग भोजन के घटक से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला अध्याय में है भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि पहले इसमें क्या एक ऐसा यानी इतना अच्छा चीज, यानी इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के बाद जो है इसका यानी कि डिस्क्राइब किया गया है, उन्हें बताया गया। ठीक है, विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो है क्या होगा उसके बारे में देखेंगे और कैसे हुआ है। दिया गया है कि भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, से प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये में दिया गया है कि पादपों से, जंतुओं से, यहाँ पर आंसर भी दिया है, पादपों से होता है या जंतुओं से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पादप। और हम लोग क्या करते हैं, पादप को भी यानी धान गेहूँ ये सब जो है, गेहूँ या चावल जो खाते हैं वो किससे मिलता है, तो पादप से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद पादप से मिलता है, और उसके बाद जो हम लोग जंतु जो मांस मछली या अंडा खाते हैं वो किससे मिलता है, तो पादप से मिलते हैं। तो हम लोगों को जो भोजन जो मिलता है वो किससे मिलता है, पादप से भी मिलता है और जंतु से भी मिलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिया गया है कक्षा 6 में जो है चैप्टर 1 का दिया गया है, पेज नंबर 1 और 2 में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना है, यानी बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, जो हमें किससे मिलते हैं, पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद कच्ची सामग्री के संघटक है। ये क्या है, कच्ची सामग्री का क्या है, ये संघटक है। ठीक है, ये क्या है, संघटक के रूप में है। ठीक है, ये क्या हम लोग का है, ये संघटक के रूप में है। ठीक है, इसको क्या समझेंगे, कच्ची सामग्री का ये संघटक है। ठीक है, इसके बाद इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इन घटकों को हम क्या कहेंगे, पोषक कहते हैं। ठीक है, इन घटकों का नाम क्या देंगे, पोषक। ठीक है, जो घटक हम लोगों को मिलता है उनको क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इसके बाद हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण है। ठीक है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अतिरिक्त और भी है जो हमारे शरीर में हमारे भोजन में क्या करते हैं, जो रुक्षांश हो गए, रुक्षांश भी तथा जल जो है शामिल होते हैं। रुक्षांश और
जल शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर में शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, पोषक का भाग, यानी एक पोषक में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिनकी हमारी आवश्यकता, यानी हमारे शरीर को जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, इनके क्या, हमारे शरीर का आवश्यकता होती है। जल भी हम लोग खाते हैं, रुक्षांश भी। ठीक है, अब रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश मीन्स जो हम लोग साग, ये पानी जो होते हैं, ठीक है, इसको रुक्षांश बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च ये सब जो होता है रुक्षांश जैसा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, दूसरा में दिया गया है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। मुख्य पोषक पदार्थ कौन से हैं, यहाँ पर पोषक पदार्थ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये पोषक पदार्थ यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, मुख्य पोषक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है। ठीक है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक है। ठीक है, हम लोगों का क्या है, पोषक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व क्या है, सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद दिया गया है कि इसका विश्लेषण है कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, हमारे पोषक यानी हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। ठीक है, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ठीक है, रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है, जिनके क्या होते हैं, हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है। मुख्य पोषक पदार्थ कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, इसमें से जो कह रहे हैं मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है मुख्य पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो मुख्य पोषक पदार्थ इसमें से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, मुख्य बोल रहा है यहाँ पर, मुख्य पोषक पदार्थ बोल रहा है। पोषक पदार्थ में मुख्य पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन होते हैं, वसा होते, विटामिन होते तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चौथा में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलायनों में किसका उपयोग किया जाता है। इसका परीक्षण करने के लिए किस विलायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए में दिया आयोडीन, बी कॉपर सल्फेट, सी कास्टिक सोडा और डी दिया इनमें से सभी। ठीक है, इसका परीक्षण करने के लिए जो हम लोग इन सभी का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद इसका विश्लेषण दिया गया है यहाँ पर। इसका विश्लेषण दिया गया यहाँ पर, ये कहाँ पर पूछा गया है, ये पेज नंबर दूसरा में। ठीक है, पेज नंबर दूसरा का लिया गया है। ठीक है, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा जो है या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, यानी पोषक जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान सकते कुछ विधियों द्वारा। कौन सी विधि है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। ठीक है, आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। ठीक है, वो बुक के बारे में बताया गया कि 1.2 में उसमें दिया गया था। इसके लिए इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा
विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसका किसका? तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन का जो है आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर का भी यानी एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, किसका? परखनली का भी, एक ड्रॉपर का भी आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, इसके बाद अब फिर क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया गया है कि 5 में दिया गया है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से कह रहा है कि सही विकल्प कौन सा होगा, उसका चयन करना है। ए में दिया गया है कि परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। ठीक है, बी में दिया गया परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। सी में दिया गया परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। और डी में दिया गया प्रोटीन अगर ठोस रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कौन सा जो है सही है, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर गौर करके देखना है सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर वो जो है ठोस रूप में है तो उसे यानी क्या करना चाहिए, चूर्ण में बदलना चाहिए, पेस्ट में बदल देना चाहिए पहले। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका कुछ विश्लेषण दिया गया है। ये पेज नंबर 3 से लिया गया है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खास पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ पेस्ट बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण यानी उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। ठीक है, 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, 10 बूंद जल डाल करके ये बोल रहा है प्रयोग करने के लिए अच्छे से हिलाना है। ठीक है, प्रयोग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में क्या दिया कि निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाले भोजन का यानी ऊर्जा देने वाले भोजन को कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन को क्या कहते हैं। ठीक है, ए में दिया गया प्रोटीन युक्त भोजन, बी में दिया गया यानी दूसरा में दिया गया है कि वसा युक्त भोजन, और तीसरा में दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट भोजन। ठीक है, इसमें जो है ऊर्जा देने वाला है, ऊर्जा सिर्फ यानी ऊर्जा देने वाला कौन कौन सा है। ठीक है, कौन जो है ऊर्जा देता है, तो ये वसा देता है ऊर्जा, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, देता लेकिन उतना नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बाद इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में दिया गया कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है वसा की समान मात्रा से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलती है। किसमें वसा की समान मात्रा से हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलती है। इसके बाद वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा देने वाले भोजन यानी ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग 7वां में दिया गया है। 7वां में दिया गया समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी, सबसे ज़्यादा किसमें ऊर्जा मिलेगी। दोनों अगर लेते कार्बोहाइड्रेट लेने पर और वसा लेने पर, तो सबसे ज़्यादा वसा में जो है ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का अगर लेते हैं समान मात्रा, तो वसा की मात्रा में जो है यानी वसा में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। किसमें, तो वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को
ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं, तो पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसको मैच करना है। 8 में दिया गया है कि इसको मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत इसमें से कौन सा है, वसा के पादप स्रोत कौन सा है और वसा के जंतु स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर वसा का जो है जंतु स्रोत कौन सा है, तो ये वसा का जंतु स्रोत, जंतु से यानी मछली से मिलेगा वसा, जंतु स्रोत से, और घी से मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा और आलू से मिलता है, ठीक है। और वसा के पादप स्रोत किससे, गिरी से मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग इस चित्र में दिया गया है, यहाँ मूंगफली दिया गया है, ये गिरी होता है, ये गिरी, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ये गिरी है, ठीक है। यहाँ पर ये तिल दिया गया है, ठीक है। और ये हो गया जंतु स्रोत, ठीक है, जंतु स्रोत। ये हो गया मछली है, ठीक है। ये इधर घी है, ये घी हो गया, ठीक है। ये घी हो गया, ये दूध हो गया, ठीक है। ये मछली यानी जंतु स्रोत है, ठीक है। और इधर ये क्या हो गया, ये हो गया पादप स्रोत, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पादप स्रोत, ठीक है। पादप यानी पौधे से जो प्राप्त होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। सत्य कथन को चुनना है। ए में दिया गया कि प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। बी में दिया गया कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और सी में दिया गया है कि वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। और डी में दिया गया कि हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कौन सा कथन जो कह रहा है कि सत्य है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर को जो है सभी चीज़ों का जो है अल्प मात्रा में सभी चीज़ों का जो है ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी थोड़ा थोड़ा करके सारे चीज़ों का सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि स्वास्थ्य के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन के लिए भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से यानी विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नामों से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक समूह को। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके सारे विटामिन होने चाहिए। अब दिया गया कि हमारी आँख में यानी हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। आँखों और त्वचा कौन से विटामिन, तो ये विटामिन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके बाद दिया गया है, इसका एनालिसिस दिया गया है कि विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे शरीर और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाले विटामिन कौन सा है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। बहुत से रोगों से लड़ने वाले विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ विटामिन यानी हमारे विटामिन सी जो है हमारे शरीर में बहुत से रोगों से लड़ने के लिए जो है
हमारी मदद करते, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद ये लिया गया पेज नंबर 5 से चैप्टर 1 का। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का जो है सहायता करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 12 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करते थे। विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम और हड्डियों यानी हमारे शरीर की जो है उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद इसको मैच करना है, ये मैच करने वाला है, इसका ये विश्लेषण दिया है। इसके बाद ये मैच करने वाला विटामिन ए। विटामिन ए किस में होता है? तो यकृत में होता है। इसके बाद सॉरी, ये इसमें होता है मछली, एक मिनट, विटामिन ए। विटामिन बी किस में रहता है? तो ये विटामिन बी चावल में रहता है। ये विटामिन ए जो है ये किस में रहता है? तो ये विटामिन ए, ये गाजर हो गया, आम हो गया, पपीता, ये इसमें रहता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी किस में रहता है? तो विटामिन बी जो है ये यकृत चावल में रहता है। ठीक है, और विटामिन सी, विटामिन सी किस में रहता है? विटामिन सी जो है ये अमरूद, 3 का हो जाएगा पहला, अमरूद और मिर्च में। और विटामिन डी किस में रहता है? तो ये मछली के तेल में, यानी मछली के तेल में जो है विटामिन डी रहता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ये गाजर है। ठीक है, गाजर है, दूध है। ठीक है, ये सब दिया गया। इसके बाद हम लोग आहार रेशे के बारे में पढ़ते हैं। 14 में दिया गया कि आहार रेशे यानी रुक्षांश हमारे रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, रुक्षांश के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उसको चुनना है। ए में दिया गया कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुक्त पादप यानी पादप उत्पादों से होते हैं। ठीक है, सी में दिया गया कि रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ यानी प्रदान करते हैं। डी में दिया गया कि रुक्षांश मुक्त स्रोत यानी मुख्य स्रोत दाल है, यानी दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जियां हैं। इसमें से करेक्ट कौन सा जो है गलत है? तो ऑप्शन डी जो है गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यानी रुक्षांश हमारे शरीर का कई पोषक पदार्थ यानी पोषक पदार्थ प्रदान करता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद पेज 6 में से लिया गया है पोषकों के अलावा हमारे शरीर को यानी आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों और रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे शरीर यानी हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुक्त पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, मुक्त कैसे होती है? पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांशों का मुख्य स्रोत क्या होता है? कि दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। ठीक है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। इसका क्या करते हैं? आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को की जो है सहायता करते हैं। बिना अपचे भोजन को जो है बाहर निकालने में कौन मदद करते हैं? तो ये रुक्षांश मदद करते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन आ गया ए में यानी 15 में दिया गया कि पहला में दिया गया कि जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है।
और दूसरा में दिया गया कि जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो जल शरीर के जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को बाहर निकालने यानी बाहर से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसा कि जल, दूध, चाय इत्यादि। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर में जल प्रदान करते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत कथन को चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। पहला दिया गया कि समानता पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हाँ, जो हम खाते हैं उसे क्या आहार कहते हैं, ये तो सही है। निगेटिव चुनना है इसमें, ये निगेटिव मतलब जो निगेटिव है। इसके बाद बी में दिया गया है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं, ये सही है। ठीक है, इसके बाद छिलका उतार कर सब्जियां को धोने से कुछ विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ नष्ट हो सकते हैं। यानी सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। इसके बाद इसका एनालिसिस भी दिया गया है कि समानता पूरे दिन में हम जो खाते हैं यानी जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यक से अधिक हो और न ही कम हो। ठीक है, अगर आवश्यक से अधिक हो जाता है यानी अगर हमारे शरीर में यानी हमारे आहार में जो पर्याप्त मात्रा से रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। इसके बाद छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन जो है नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है, चावल और दालों को बिना यानी बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं यानी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, भोजन को पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भोजन को पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट होते हैं? तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भोजन को पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्म से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार को फल या कच्ची सब्जियों से सम्मिलित करें? 18 में दिया गया है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वसा की मात्रा अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? ये मोटापा का शिकार हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा इंसान। अगर वसा ज़्यादा ले लेगा तो मोटा हो जाएगा इंसान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, अतः
उसने तली हुई भोजन यानी तली हुई चीज़ें जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकता है। इसके बाद 19 में दिया गया निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकता है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन, ठीक है, और तीसरा में दिया गया कि त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन कौन सा रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से जो है चेहरा का सूजन, क्या हो जाता है, चेहरा का सूजन और त्वचा की बीमारी। ठीक है, त्वचा की बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहला यानी दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी। वृद्धि का यानी अवरुद्ध होना ये नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट ये सब के कारण से। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग और त्वचा बीमारियों का पेचिश, ठीक है, आदि हो जाता है। इसमें वृद्धि का भी होगा, यानी वृद्धि की भी कमी हो जाता है, यानी ये भी हो सकता है वृद्धि का अवरोध होना। इसके बाद सारणी 1.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग यानी रोग या विकार। 1.3 में दिया गया है कुछ रोग होने वाले हैं जो विटामिन के कारण से होते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए के कारण से क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। ठीक है, लक्षण कैसा होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद होना यानी हो जाना। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा की कमी। ठीक है, काम करने पर ऊर्जा की कमी महसूस होना, ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी बेरी की कमी से ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, ये अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाता है। ठीक है, बच्चों में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत क्षय यानी दांत का जो झरना यानी गिर जाना, ये किसके कारण से, कैल्शियम की कमी कारण से होता है। कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय होता है इसके कमी के कारण से। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर या घेंगा रोग, गले के नीचे में जो मांसल भाग जो निकल जाता है उसे ग्वाइटर या घेंगा रोग कहा जाता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, यानी गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। ठीक है, बच्चों में मानसिक विकलांगता होता है। और लोहा की कमी से क्या होता है, अरक्ता होती है यानी कमजोरी होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है यानी होता है। ग्वाटर रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये ग्वाटर रोग होता है। ठीक है, इसके बाद अस्थियाँ दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है, तो ये दंत क्षय जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, दंत क्षय या अस्थियों का गिरना यानी कमी, अस्थियाँ एवं दंत क्षय होता है। इसके बाद इसमें मैच करना है, मैच करने वाला है। विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होता है, ये दृष्टिहीनता होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी। ठीक है, विटामिन सी के कारण से क्या होता है, और विटामिन डी के कारण से क्या होता है। ठीक है, यानी दूसरा का हो गया सी, पहला यानी ए, दूसरा का सी और तीसरा का क्या हो जाएगा, तो तीसरा का हो जाएगा ये विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
इसके बाद इसमें दिया गया कि दुर्बल पेचिश एवं काम करने की ऊर्जा की कमी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो ये विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। ठीक है, दुर्बल पेचिश जैसे महसूस होना यानी कमजोरी महसूस होना किसके कारण से, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, चलिए चैप्टर जो है पहला समाप्त हो चुका है। इसके बाद चैप्टर दूसरा चलेगा, ये अध्याय 2 यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, ब्लॉग क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरह का जो वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तेरे अच्छे से हो सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।